तो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका दोस्तों आज के सेशन में स्वागत करता हूं, जहां पे हम लोग अपना पोर्टफोलियो क्रिएशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों पिछले जितने भी एपिसोड्स थे, मुझे उम्मीद है कि उन एपिसोड ने आपको प्रैक्टिकल लर्निंग दिया होगा, राइट। आप लोगों ने इकोनॉमी को समझना सीखा। ये इकोनॉमी आपको एडवांस में काम लगेगी जब जीडीपी इंप्रूवमेंट होगा, जब इन्फ्लेशन कम होने को आएगा, तो बाजार में जो मूवमेंट आने वाली होगी उसे आप एडवांस में पहचान पाओगे। उसको देख के अगर काम करेंगे तो हमको डर नहीं लगेगा फंसने का कि कल बाजार गिर गया, तो ये सारी बातें आती नहीं, राइट। तो मैं अब उम्मीद करूंगा आप आने वाले समय में इन चीजों को देखोगे। दोस्तों आप आने वाले समय में ग्रोइंग इंडस्ट्री को ट्रैक करोगे, आपको पता रहेगा, रहना चाहिए। एनी पॉइंट ऑफ टाइम कोई आपको नींद में से जगाए और पूछे भाई इंडिया में कौन सी इंडस्ट्री दौड़ रही है, मुंह पे जवाब होना चाहिए। अगर नहीं है तो गड़बड़ है। मेरे को एनी पॉइंट ऑफ टाइम पता रहना चाहिए कौन सी इंडस्ट्री इंडिया की जीडीपी से ज्यादा ग्रोथ कर रही है और करेगी। तो ग्रोइंग इंडस्ट्री हमारे जबान पे होनी चाहिए और आपको ट्रैक करता आना चाहिए, ताकि कभी भी कोई और इंडस्ट्री भी जब ग्रोइंग हो, अच्छा ग्रोथ दिखाई दे और इंडिकेटर हो कि आने वाले समय में भी ग्रोथ अच्छा रहेगा इस इंडस्ट्री का, तो आप उसको कैश कर पाओ, आप वो इंडस्ट्री को ले पाओ। कंपनी पता होनी चाहिए दोस्तों अब आपको, राइट। कौन सी कंपनी कौन सी इंडस्ट्री में है। कभी भी कोई इंडस्ट्री में अगर बदलाव आता है, कुछ अच्छा चीजें आपको दिखने को लगती है, तो हमेशा पता रहना चाहिए कि ये इंडस्ट्री है ना, तो इसमें तो यही कंपनी अच्छी है। मतलब इंडस्ट्री के नाम से अब आपको कंपनियों के नाम जबान पे हो गए होंगे दोस्तों, इतनी सारी एक्सरसाइज करने के बाद। तो अब आने वाला जो समय है वो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। इक्विटी जो है उसमें ग्रोथ हमें बढ़िया मिलना है। ये ग्रोथ पाने के लिए जो दोनों चीजें चाहिए, ग्रोथ और क्वालिटी, उन दोनों को आप लोग समझ पाए। तीसरी जो चीज है, ग्रोथ क्वालिटी के अलावा तीसरी चीज वैल्यू बाइंग, वो आपके हाथ में नहीं है। मतलब जब आप चाहोगे तब आप वैल्यू बाइंग करने निकल पड़ो थैला लेके, वो नहीं चलेगा। वैल्यू बाइंग की दोस्तों अपॉर्चुनिटी निकलती है। तो मेरे पास जब पैसे है तब मैं बाय करने निकलूं, वो वाला स्ट्रेटेजी बराबर नहीं। अब हम सबको पता रहना चाहिए कि हमें बाय कब करना है, कौन से समय पे। आने वाले 10-15 सालों में कौन से समय आ रहे हैं मेरे सामने, जब मुझे शेयर सस्ते मिलेंगे, जब लोग डरे हुए, लोग रोज शेयरों को गिरता देख के चिंता में आ जाते। ऐसा समय क्या आ रहा है? अगर ऐसा समय आता है तो आपको समझ आना चाहिए कि मेरा वैल्यू बाइंग का टाइम शुरू हुआ है दोस्तों। तो ग्रोथ, क्वालिटी और तीसरा वैल्यू बाइंग, इन तीनों चीजों को जब आप मिलाते हो तो आपका पोर्टफोलियो बढ़िया ग्रोथ करता है इंडियन इकोनॉमी से तेजी से। कंपनियां क्वालिटी होने के कारण को ग्रोथ को और ऑप्टिमाइजेशन मिलता है, राइट, क्वालिटी कंपनियों के कारण। और आप जब 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 मौके मिले तब वैल्यू बाइंग करते हो, उससे और ऑप्टिमाइजेशन होता है पोर्टफोलियो। तो जो पोर्टफोलियो अब आपका बन रहा है, ये आपको गति भी देगा, पर वो गड्ढे वाले रोड वाली नहीं, गति देगा सुरक्षा के साथ, राइट। गति देगा, स्मूथ गति, कंसिस्टेंट अर्निंग देगा। ये हम जरूर उम्मीद कर सकते हैं कि हमें कंसिस्टेंटली पैसिव इनकम हो, राइट। पोर्टफोलियो से ये उम्मीद दोस्तों हमें करनी चाहिए। आप लोगों ने पर्सनल फाइनेंस भी सीखा था, मैं मेरा थोड़ा पर्सनल फाइनेंस कैसे करूं दोस्तों, ये डेटा आप लोगों के लिए हमने बनाया था, राइट, जहां पे आप लोगों को अब आने वाले समय का प्लानिंग कर लेना चाहिए। कौन सी कंपनी लेनी है, कौन से भाव पे लेनी है, उससे भी जरूरी है अपना खुद का पर्सनल फाइनेंस। मेरे पास कितना पैसा आ रहा है, उसमें से कितना मेरा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, कितना मेरा एक्सपेंडिचर कॉस्ट है, कितना दोस्तों हमें इन्वेस्टमेंट पे कम से कम पैसा डालना है हर महीना या हर साल, या एवरीबॉडी याद है क्या? कौन सा रेशियो अपन ने निकाला था, कौन सा नियम अपन पालने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के लिए? कितना परसेंटेज हम लोग साल का मिनिमम इन्वेस्ट करेंगे? 20% विमल भाई, या
100% बराबर है, 20% इज योर राइट आंसर। मैं आपको कहूं कि आप 20% करोगे आने वाले समय में, ये हो सकता है कि अभी कुछ लोगों को 20% भी ज्यादा लगेगा, पर आने वाले समय में आप 30-30, 35-35% भी इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि अब आपका फोकस क्या हो जाएगा पता है, एक्सपेंडिचर की ओर नहीं, आपका फोकस इन्वेस्टमेंट की ओर होता है। जब आप गोल लेते हो कि यस मेरे को इन्वेस्ट करना है, राइट, तो जब गोल बनता है आपको हर महीना जब तक निवेश करते नहीं है तब तक मजा नहीं आती, राइट। तो ये कंसिस्टेंसी बनती है, अपने को आदत हो जाती है, पहला इन्वेस्ट करते फिर खर्चा करते, राइट। इससे क्या होता है, धीमे धीमे अपना ये जो एसेट है ये बढ़ने लगता है, और ये एसेट बड़े काम की चीज है, क्योंकि आने वाले टाइम में, अब आने वाले समय में यही एसेट अपने सब खर्चे पूरे करेगी, यही एसेट हमारे इनकम का एक स्रोत बनेगी, यही एसेट अगर कोई लायबिलिटी है उसको भी पूरा करेगी। तो एसेट स्ट्रॉन्ग बननी है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट जो है वो अब आप समझ चुके हो, राइट। टैप्स के बारे में दोस्तों हम लोगों ने बात की, हमने ये देखा कितने समय में कितना यील्ड हमें उम्मीद करना चाहिए, राइट, फिक्स सिक्योरिटीज, इक्विटी, इनमें से पोर्टफोलियो अब जब मैं बना रहा हूं, मुझे पता रहे दोस्तों कि अब मेरा जो पोर्टफोलियो है वर्ल्ड कितने परसेंटेज से ग्रोथ कर रहा है, कौन सा कंट्री कितने परसेंटेज से ग्रो कर रहा है आने वाले समय में, अगर अपने उम्मीद करते हैं इंडिया 7% से ग्रोथ करे, तो यस ये तो अपना मिनिमम बेस हो गया, इतना तो मिलना ही है ना। अब 60% अगर अपन कमाते हैं तो इसमें हमारी स्मार्टनेस नहीं है, वो तो अपने कंट्री की स्मार्टनेस। जब मैं 7 से आगे निकल के 12-15 पे प्रोसीड करता हूं, वो मेरी स्मार्टनेस, राइट। तो हम समझेंगे कौन से कंट्री में पैसा लगाने से हमारा पैसा ज्यादा ऑप्टिमाइज होगा। इंडस्ट्री का ये जो लिस्ट है ये दोस्तों बना लेना, राइट। ये जो फिल इन द ब्लैंक है ये 100% आप लोगों को पूरी करनी है। जैसे यहाँ पे अलग अलग लोगों ने अपना डेटा भरा हुआ होगा, जैसे सागर चौहान, ये जब उन्होंने ये डेटा बनाया था, ये थी उनकी इंडस्ट्री की भी, मैं मेरा मॉडल पोर्टफोलियो मैं ये सेक्टर में पैसा डालना चाहूँ। पहला सेक्टर की क्लियरिटी आनी चाहिए, राइट। क्या वो सेक्टर मुझे ग्रोथ देने वाला है। सुभाष पोंकिया, उन्होंने जब अपना ये डेटा बनाया था, देखो उन्होंने अपने सेक्टर तय किए थे कि यस डिपार्टमेंट स्टोर मेरी प्रायोरिटी है। वैसे भी दोस्तों रिटेल आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब मैं पैसे डालने की शुरुआत कर रहा हूं तो पहला पैसा मैं फार्मा में डालूं, इंफ्रा में डालूं, आईटी में डालूं, फाइनेंस में डालूं, किधर डालूं, जिधर ज्यादा ग्रोथ, जिधर स्टेबिलिटी मिले। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ कोई भी डेवलपिंग कंट्री में रिटेल में होता है। तो शुरुआत अपने पोर्टफोलियो की किधर से बननी है, उसके साथ साथ और किधर पैसा जाता जाए, और कौन से सेक्टर है। बहुत ही बखूबी सुभाष भाई ने ये पिछले साल की जून बैच में बनाया था, जो मैंने आपके सामने इसलिए शेयर किया है ताकि आपको ध्यान रहे कि दूसरे स्टूडेंट भी क्या कर रहे हैं। उन्होंने कंपनियों का लिस्ट पूरा बनाया कि चलो मैं ये कंपनियों में पैसा डालूंगा, राइट, कितना परसेंटेज डालूंगा, जैसी क्वालिटी, जितना ग्रोथ मिलने की। दो चीजों से दोस्तों वेटेज तय होता है। एक वेटेज तय होता है ग्रोथ से, जिधर ज्यादा ग्रोथ मिले उधर ही तो हमें जाना है, राइट। तो ग्रोथ है वहां पे वेटेज होना चाहिए। लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि ग्रोथ के साथ क्वालिटी नहीं होती, बहुत सी बार क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। अब आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे तो फिर वो ग्रोथ नहीं मिलने वाला, राइट। तो आपको कई सेक्टर ऐसे हैं जहां पे 100% बहुत बढ़िया कंपनी नहीं है, तो आप क्वालिटी में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हो, तो आपको पता रहे कि मुझे वेटेज फिर वहां पे कम देना है। तो कितना बढ़िया बनाया डेटा। आपको सुभाष भाई ने कहा कि भी मेरे को 4% वेटेज डिपार्टमेंट स्टोर, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। डिपार्टमेंट स्टोर से हम उम्मीद कितनी करेंगे। अगर मेरा पैसा डिपार्टमेंट स्टोर में है तो ये 15-20% से सेक्टर बढ़ने वाला है। तो अगर 15-20% से सेक्टर बढ़ेगा, पैसा क्यों नहीं बढ़ेगा, अपना कोई डाउट ही नहीं है ना। एग्रो केमिकल 15% का ग्रोथ क्यों नहीं दे सकता है ये, राइट, दे सकता है, क्यों नहीं। केमिकल वैसे भी ग्रोइंग है, एग्रो इंडिया को चाहिए, पूरी दुनिया को हम लोग सप्लाई कर रहे हैं माल, यस। और एग्रो में देखो जो कॉम्प्रोमाइज वाली बात मैंने बताई थी वो इधर है। एग्रो की जो सबसे बड़ी कंपनी है उसमें क्वालिटी नहीं है, तो अगर आप वो सबसे बड़ी कंपनी लेते हो तो अपने को वेटेज कम डालना पड़ेगा। फिर आप बोलो यार मैंने ले लिया है, ये क्यों रहा है, अरे वो तो
ऐसा ही चलेगा, राइट। और दूसरी जो क्वालिटी कंपनी है उसका धंधा सबसे बड़ा नहीं, मार्केट शेयर कम है पर क्वालिटी है, उसके भी ड्रॉबैक हुए, मार्केट शेयर कम है, राइट। तो उसमें भी हम पूरा 5% नहीं डाल सकते, तो भी आपके पास चॉइस ही नहीं है। आपको पता है एग्रोकेमिकल एकदम फास्टेस्ट ग्रो करेगा, पर आपको पैसा कितना डालना पड़ेगा, फिर हम थोड़ी ना 5% इधर डाल पाएंगे, राइट। मुझे बता सकते हो कौन सी कंपनी थी एग्रोकेमिकल में, जो मैं नाम नहीं लिया, पर वो सबसे बड़ी एग्रोकेमिकल की कंपनी है, सबसे बड़ी, ग्रोथ भी एकदम, क्या बोलते हो, ढासू ना, ढासू करती है, एकदम तगड़ा ग्रोथ, पर क्वालिटी नहीं है यार, डेप्थ बहुत है उसके ऊपर। तो ग्रोथ तो मिलेगा पर वो स्पीड ब्रेकर बहुत आएंगे। अभी देखो जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो उसके प्रॉफिट गिर जाएंगे, तो ऐसे समय में वोलेटिलिटी बहुत होती है। बताओ कौन सी कंपनी है वो एग्रो की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो नंबर 1 है, सबसे बड़ी है, या बट डेप्थ भी वैसा ही है। भूल गए कि याद ही नहीं है कि एग्रोकेमिकल देखा ही नहीं है, हाँ? ओके, तो अभी मैं नाम नहीं बता रहा हूं, आप लोग देख लेना। मनीष मेहता, क्या बात है, बढ़िया, ग्रेट, मनीष भाई के लिए ताली दीजिए। यूपीएल दूसरी वो कौन सी कंपनी है एग्रो में जहां पे अपन निवेश करते हैं, बहुत ही क्वालिटी है, टीआई इंडस्ट्रीज। शैलेश भाई बिल्कुल सही बात है, पर समझने का कि यूपीएल का ड्रॉबैक क्या है कि वो क्वालिटी नहीं, टीआई का ड्रॉबैक क्या है कि वो उतना फैला हुआ नहीं है जितना यूपीएल। तो कुछ रीजन पे कंपनी, अपनी कंपनी डिपेंड होगी, वो रीजन में मंदी आने से अपने को प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम कोई भी हालत में एग्रो में बड़ा निवेश नहीं कर सकते। वाई? कारण पता चल गया, राइट। एयरलाइन, एयरलाइन भी इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग है, और अभी तो एयरपोर्ट आप मान लो इंडिया में है ही नहीं। अभी इंडिया में जितने एयरपोर्ट है वो इंडिया के हिसाब से कुछ भी नहीं है। हम यहां से और कई एयरपोर्ट देखेंगे, 200 एयरपोर्ट तो कुछ ही समय में आप लोग देखोगे। अब जो एयरपोर्ट देखोगे वो नॉर्मल एयरपोर्ट नहीं होंगे दोस्तों, कि बनाने के लिए बना दिया, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनेंगे आपके वो शहरों बनेंगे जो शहरों में पोटेंशियल है, राइट, पर अभी तक नहीं है वहां पे। तो कहीं आप नाम सुनोगे कि यहाँ एयरपोर्ट आ रहा है, वहां आ रहा है, लेकिन ये जो एयरलाइन है ये ग्रोइंग तो है, चलो 20-25%, पर अगेन क्वालिटी नहीं होगी यहाँ पे। लीडर में भी क्वालिटी नहीं है, बाकियों में भी नहीं, राइट। लीडर लीडिंग है, इनके प्रॉफिट बहुत वॉलेटाइल होते हैं, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। इनके कॉस्ट बहुत होते हैं, एक तो भाड़े से प्लेन लाते हैं, उनका लिस्ट देने का, वो भी डॉलर में पैसा देने का, डॉलर डिक्रीज इंक्रीज हो जाए तो भी टेंशन, राइट, लीज उनको ऐसे देनी पड़ती है। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी हाई होगी। आप बोलते हो मेरे को एयरलाइन का ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ चाहिए तो कोई बात नहीं, ले सकते हैं 100%, एयरलाइन के टर्नओवर जोरदार बढ़ेगी, पर मैं यहाँ पे बड़ा निवेश करूंगा, चलेगा दोस्तों? फिर वही वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ेगा, राइट। ग्रोथ भी बढ़िया मिलेगा लेकिन वॉलेटिलिटी, तो अगर मैं एयरलाइन की कंपनी में डाल रहा हूं मेरे को लिमिटेड पैसा डालना पड़ेगा, राइट। कौन सी है वो एयरलाइन की सबसे लीडिंग कंपनी? यस प्लीज बताओ। किंगफिशर, अंशुमान भाई, विमल भाई, या ग्रेट, मनीष भाई, इंडिगो। देखो कैसे नाम आप लोगों को याद रहेगी, रहने चाहिए। जब भी आए एयरलाइन के लिए कुछ अच्छी अच्छी खबरें आए, समझ लो इंडिगो सबसे पहला वो बेनिफिशियरी होगा जिसको इसका फायदा होगा, क्योंकि इनका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, ये पेनेट्रेटेड सबसे ज्यादा एयरपोर्ट पे है, इनके रूट सबसे ज्यादा है, बराबर। तो इसी प्रकार से निवेश करें। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, सुभाष भाई ने बताया रेस्टोरेंट में पैसा वो लोग वो डालने वाले, ये उनकी राय है। तो रेस्टोरेंट में अगर पैसा है, अगेन 15-20% तो ग्रोथ मिनिमम मिलना है, तगड़ा पैसा बनने वाला है रेस्टोरेंट में, राइट। पिछले कुछ साल खराब थे रेस्टोरेंट के, कोविड आया, लोग जाना बंद कर दिए, लेकिन अभी ग्रोथ वापस आएगा और बढ़िया है ग्रोथ यहाँ पे भी, राइट। इंडिया में अभी भी ये जो चैन है, कोई भी चैन है, वो अभी अपने पांव फैला रही है धीरे, अभी तो और कई शहर इनको कवर कर रहे हैं दोस्तों। अब तक मेगा मेट्रो और दूसरे शहरों में ये पहुंच चुके, 10 लाख के पॉपुलेशन वाले शहरों तक अभी इनको पहुंचना बाकी है। ये लोग अभी 25 लाख के पॉपुलेशन पे पहुंचे, 20-25 लाख पॉपुलेटेड सिटी में आ गए, और अभी तो इंडिया में कितने शहर, बहुत बड़ा पोटेंशियल है इंडिया में। तो ये रेस्टोरेंट को ग्रोथ करना, रेस्टोरेंट ग्रोथ करेगा, तो इसमें भी कुछ रेस्टोरेंट है जो एक दो रेस्टोरेंट तो बहुत बड़ा धंधा करते हैं, दूसरों से बहुत आगे, टैप फ्री है,
जब से पैदा हुए जिंदगी में कभी लॉस नहीं किया, राइट। तो यस, रेस्टोरेंट में पैसा डाल लगा सकते हैं अपन। कौन सा रेस्टोरेंट है? यस, नाम लिख सकते हो आप लोग, जुबिलेंट या 100%, राइट। तो ये सब इंडस्ट्री को तो आने वाले समय में बढ़िया कर पाए, राइट। इसी प्रकार से पूरा लिस्ट बनाना है, राइट। देखो इन्होंने क्या किया, रिटेल के पूरे लिस्ट बना दिए, फाइनेंस का लिस्ट बना दिया। फाइनेंस थोड़ी ना पीछे रहेगा, है ना। अभी इंडिया में जितनी इनकम है उसके हिसाब से लोन लेते हैं, इनकम बढ़ेगी आपकी, लोन टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, राइट। तो ये फाइनेंस को भी तगड़ा ग्रोथ करना है। वेटेज बना दो, मेरे को कितना पैसा किधर डालना है। डाइवर्सिफिकेशन चाहिए दोस्तों। डाइवर्सिफिकेशन यानी कल कुछ हो सकता है। हो सकता है मतलब मैं आपको लाइव एग्जांपल देना चाहूंगा। हम लोग बरसों से इन्वेस्ट करते हैं, कुछ सेक्टर ऐसे हुए जहां पे ग्रोथ बंद हो गया। देखो ज्यादातर ऐसा नहीं होगा, पर आपके ऐसे सेक्टर आएंगे जिधर ग्रोथ नहीं होगा, राइट। जैसे 2017 से पूरी दुनिया में ऑटो इंडस्ट्री में मंदी आती थी। तो जब ऑटो इंडस्ट्री मंद पड़ गई, ऑटो इंडस्ट्री मंदी हुई, उससे पहले अगर मेरे को लोगों के पोर्टफोलियो आते थे चेक करने, तो मैं देखता था उनका 50-50, 80-80% पोर्टफोलियो ऑटो का भरा हुआ है। क्यों ऐसा होता है बताए? वो लोग रोज टीवी में देखते हैं, ये ऑटो चलाना, वो ऑटो चलाना, ये जमना ऑटो ना, वो मदरसन ना, हमारा राजा ना, मारुति ना, टाटा मोटर ना, रोज अलग अलग कंपनियां दौड़ती जाती। तो ये लोग क्या करते हैं ना, रोज इधर उधर की टिप से ऑटो ही ऑटो। तब हम लोग समझाते थे भाई इतना ऑटो में मत रहो, कल मंदी आई तो क्या करेंगे। हम जानते हैं ऑटो बढ़िया है, लेकिन अगर ऑटो फंसा तो फिर तुम्हारा तो पूरा पोर्टफोलियो फंस जाएगा। अपने को किसी पे डिपेंड नहीं रहने का। डाइवर्सिफिकेशन इसी को कहते हैं दोस्तों। डाइवर्सिफिकेशन का फायदा ही यही है कि आपका पोर्टफोलियो पूरे समय में अफेक्ट ना हो जाए, राइट। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे कोई बैंक है बड़ी, कोई डिपार्टमेंट स्टोर है बड़ा, वो जब धंधा शुरू करते हैं, क्या वो एक ही स्टेट में रहते हैं जिंदगी भर? वो क्यों एक स्टेट में नहीं रहते? क्योंकि उनको पता है कि मैं एक ही स्टेट में रहूंगा तो ये डाइवर्सिफिकेशन बराबर नहीं है। कल ये स्टेट में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मेरा तो धंधा पूरा चौपट हो जाएगा, और हम तो हजारों करोड़ लगा के धंधा कर रहे हैं। इसीलिए ये लोग डाइवर्सिफाई करते हैं अपने आप, राइट। और यही डाइवर्सिफिकेशन से इनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ये लोग अलग अलग स्टेट से धंधा लाते हैं ताकि कोई एक दो स्टेट में कल प्रॉब्लम आ जाए। कभी देखो कोई जगह बाढ़ आ गई, कभी कोई जगह तूफान आ गया, कभी कुछ और प्रॉब्लम हो गया, कभी कुछ इलेक्शन आ गई, कुछ ना कुछ तो ठंडा माहौल भी चलता जाए। तो हम क्यों डिपेंड रहे किसी, बराबर है। तो वी शुड डाइवर्सिफाई अवर पोर्टफोलियो प्रॉपरली। दोनों चीज करनी चाहिए दोस्तों। एक तो पहले डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफाई करो, और फिर उसी में फोकस करो। फिर रोज नई नई कंपनी ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक बार लेने से पहले आपने 1000 बार सोचा, पूरी क्वालिटी उनकी चेक की, हिस्ट्री चेक की, कंसिस्टेंसी चेक की, फ्यूचर आपने उनके एस्टिमेट लगाए, फिर ले रहे हो। फिर जैसे जैसे आने वाले समय में, हमने ऐसी कई कंपनियां हैं, मैं उदाहरण के तौर पर बोलता हूं, 100 रुपए पे ली, और अभी अगर उसका भाव 1000 है, 2000 है, या 10,000 है, ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल है दोस्तों। एक भी कंपनी मेरी ऐसी नहीं है जो सीधी चली। ये इतनी बार गिरी है कि मेरे को टेंशन हो जाता है चलेगी कि नहीं चलेगी यार। तो ये पहले टेंशन होता था, फिर जैसे धीमे धीमे बिजनेस इसको समझ गए, फिर तो हम इसका फायदा उठाने लगे। उसके बाद तो यार बाजार गिरता नहीं तो मजा नहीं आता, गिरा हुआ रहता है तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमें तो माल इकट्ठा करना है, गिरे हुए बाजार में ही तो इकट्ठा होगा, राइट। बहुत से लोग बोलते हैं गिरते से पहले माल बेच देने का ना, स्टॉप लॉस करने का ना, तब भी हमने ये नहीं किया। इसीलिए आज वो सारी कंपनियां जो हमने ऐसे लोअर लेवल पे ली, आज भी वो हमारे पोर्टफोलियो में है, और जितना निवेश किया उससे 2-3 गुना वो डिविडेंड दे रही है। क्यों बेचे इसको? अगर आपने लाख लगाया, वो साल के 3-3 लाख आपको दे, वो भी आप टेबल पे दो पैर करके आराम करो, और आपको 2-3 लाख आते जाए वो लाख के निवेश पे, तो क्या चाहिए और। पर लोगों को ये पसंद नहीं होता है। वो लोग क्या है, बार बार अपना पोर्टफोलियो डिस्टर्ब करते रहते, बार बार ये करेंगे, ये स्ट्रेटेजी ना, वो स्ट्रेटेजी ना। सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी, तुम नौकरी धंधे पे ध्यान, उससे अच्छी कोई स्ट्रेटेजी नहीं मिलेगी।
तुम ध्यान बाजार पे नहीं दोगे तो भी शेयर चलने वाले और टूटने वाले, तुम दोगे तो भी चलने वाले टूटने वाले। सही में बोलो तो तुम्हारा इंटर जो आप बार बार इसको कुछ करोगे प्लस माइनस बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि उससे पोर्टफोलियो बढ़ने वाला है, ये तो समय आने पे दौड़ने ही वाला है और समय आने पे गिरने वाला है। इसकी चाल को समझना होगा, राइट। मौके का फायदा लो, ये मैं कह रहा हूं 12 महीने से हमें मौका मिला हुआ है, बाजार टूटा हुआ, फिर भी लोग बोलते हैं कि मैं लू कि नहीं लू, है ना, तो नहीं लेने का। कब लेंगे, आने तो बाजार को 25,000 तब ले लेने का। यार ऐसे मौके मैं कभी जाने नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैंने कुछ मौकों को जाने दिया है। एंड कहते होंगे कि अपॉर्चुनिटीज बार बार मिलती है, पर गई हुई अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगी दोस्तों। हर अपॉर्चुनिटी एक जैसी नहीं होती, कुछ डिफरेंसेस होते हैं अपॉर्चुनिटी में। तो समझ लो, जो आपकी लाइफ है इन्वेस्टमेंट की, उसमें जब जब ऐसे मौके मिले, 12 महीने के, 24 महीने के, 36 महीने के, कोई भी करेक्शन हो, करेक्शन का फायदा नहीं उठाया तो वैल्यू बायर नहीं, करेक्शन का फायदा नहीं उठाया तो आप पोर्टफोलियो में जबरदस्त कमाल नहीं कर सकते। अगर पोर्टफोलियो में कमाल करना है, एकदम जबरदस्त रिटर्न पाने हैं, तो वैल्यू बाइंग जरूरी है दोस्तों, जरूरी, राइट। तो यस, व्हेन यू गेट द अपॉर्चुनिटी टेक इट, बराबर है दोस्तों। डाइवर्सिफिकेशन, फोकस और कंसिस्टेंसी, शांति से रहने दो अपनी सब कंपनियों को, क्योंकि सब नाम इन्होंने लिखे हुए पिछले साल से। आप मेरे 10 साल पहले के शेयर, मेरा जो पोर्टफोलियो चेक करोगे वो भी सब यही है। पोर्टफोलियो में दोस्तों कंपनियां नहीं बदलती, और अगर बदलती है तो फिर इसका मतलब हमने सही पोर्टफोलियो नहीं बनाया है, बराबर ना। अब एक बार सुभाष भी ने अपना पोर्टफोलियो बनाया है, जस्ट इनको क्या है ना, ट्रैक करता रहना है थोड़ा थोड़ा समय पे, इसलिए ताकि ये अपने पोर्टफोलियो से सीख सके। देखना है कि मैं जो कर रहा हूं उसमें मेरी गलतियां क्या है, तुरंत ही पता चलेगी। कम से कम 3 साल देने होंगे ताकि अनुभव हो थोड़ा। 3 साल में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 3 साल में आप फॉल भी देख लेते हो, रैली भी देख लेते हो। दोस्तों फॉल उतना सिखाता है जितना रैली नहीं सिखाती। तो फॉल रैली दोनों देखने के बाद आपकी लर्निंग आती है, राइट फ्रेंड्स। तो यस, अलग अलग लोगों की पोर्टफोलियो देख लेना, इन लोगों ने क्या क्या किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, राइट। एंड आप अपना खुद का मॉडल पोर्टफोलियो दोस्तों बनाइए। मैंने भी लास्ट वीक आपको पोर्टफोलियो डैशबोर्ड बनाना भी इसलिए सिखाया, मेरा पर्पस जून बैच ही था दोस्तों, क्योंकि जून बैच में अभी आप क्या सीख रहे हो, पोर्टफोलियो सीख रहे हो, क्रिएशन ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो इसलिए मैंने ये सिखाया कि भी आप ट्रैक भी कर सको अपने पोर्टफोलियो, बराबर की नहीं। तो यू ऑल शुड डू दिस थिंग। और अगर आप लोगों की परमिशन हो तो मैं आप लोगों से कुछ सवाल करता जाऊं, राइट। मेरा ये जो लिस्ट अभी खाली है यहाँ पे ग्रोइंग इंडस्ट्री का, तो मैं आप में से एक एक को पूछता हूं, मेरे को थोड़ी इंडस्ट्री बताना, और मेरे को अगेन मैं कह रहा हूं प्रायोरिटी वाइज बता। सबसे पहला सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग के नाम आने चाहिए, राइट। आप बोलो मेरे को फार्मा में डालना है, डालने का फार्मा में, इसमें कोई गलत बात नहीं है, पर फार्मा प्रायोरिटी है क्या? क्या आपको वहां पे 15-20% ग्रोथ मिलने वाला है? रिटेल योर प्रायोरिटी, फाइनेंस सेकंड प्रायोरिटी, टेक्नो योर थर्ड प्रायोरिटी, इंफ्रा योर फोर्थ प्रायोरिटी, एंड फार्मा इज योर फिफ्थ प्रायोरिटी, राइट। तो प्रायोरिटी वाइज चलेंगे हम लोग। सबसे पहले अल्पेश पटेल को मैं पूछना चाहूंगा, अल्पेश भाई, या आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो सर? मेरे को अल्पेश भाई, जहां पे मैं रिटेल लिख रहा हूं, रिटेल, मेरे को रिटेल में कुछ बताइए, जहां पे मैं रिटेल में इंडस्ट्री बताऊंगा ब्रॉड बेस पे, कौन सी इंडस्ट्री में पैसा डालू, तो मैं उम्मीद करूंगा मेरे को देखो होगा 15% मिनिमम चाहिए, 15 से नीचे नहीं। तो मतलब आपने नाम लिखाया, फिर उसका ग्रोथ 15% होना चाहिए, बराबर अल्पेश भाई? यस प्लीज बताइए मेरे को एक दो नाम। गुड इवनिंग सर। सबसे पहले डीमार्ट। हाँ, कंपनी नहीं, देखो डीमार्ट क्यों बढ़ रही है, क्योंकि उसका सेक्टर कौन सा है, स्टोर वाला, डाइवर्सिफाइड रिटेल, राइट। या तो कंपनी मत बताओ, क्योंकि देखो वो सेक्टर में सब चलेगा, बराबर। तो मेरे को सेक्टर चाहिए सर, राइट। बता पाओगे कि मुश्किल लगेगा सेक्टर? नहीं 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 नहीं, उतना मुश्किल नहीं है। यस यस, क्योंकि देखो
अगर कंपनी से चलोगे ना तो ये पोर्टफोलियो को चमक नहीं देगा, क्योंकि हम समझे अभी कि कंपनी नहीं चल रही है, वो क्या चल रहा है, ये डिमांड का धंधा नहीं बढ़ रहा है, लोग खरीद रहे हैं डिपार्टमेंट स्टोर से, तो ये डिपार्टमेंट स्टोर दौड़ रहा है, डाइवर्सिफाइड रिटेल चल रहा है, बराबर ना। तो चलिए लिख दूं मैं यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका डाइवर्सिफाइड रिटेल, Right. बराबर है। चलो एक सेक्टर मैंने लिखा, आपने बोला ये सेक्टर, यस मुझे पूरी उम्मीद है लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लॉन्ग टर्म मतलब ये दशक में मेरे को 20% ग्रोथ मिलना है, फिर धीमे धीमे ग्रोथ कूल ऑफ होके मेरा 12-15% आएगा, राइट, पर 20% अमेजिंग ग्रोथ, 20% मतलब 1 लिखता हूं इधर इज इक्वल टू FP 20%, नंबर ऑफ पीरियड 15 साल, पेमेंट अमाउंट 0, प्रेजेंट वैल्यू -1 0, या कितना गुना हुआ 20% 15 साल में, अल्पेश भाई 15 गुना, तो मतलब 15 साल में 15 गुना, तो हर साल डबल हो गया है, तो राइट हुआ कि नहीं अल्पेश भाई। लोग इतनी सारी स्ट्रेटेजी लेके आते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ना, ये वो करेंगे वो करेंगे, सब करके का टारगेट है कि हर साल डबल करूंगे, पर होते नहीं है, हर साल कभी डबल नहीं होंगे। पर अगर आप सफल होते हो 15-20% से अपने पैसे को बढ़ाने में, तो वो कंपाउंड रेट की वजह से वो डबल ही हो गए, 15 साल में 15 गुने, राइट। 20 साल तो देखा नहीं हमने, खाली इसको 5 साल और दे, जितना बढ़िया हमारी टर्म, कितना हो गया अल्पेश भाई 38 टाइम, 20 साल में 40 गुना, तो हर साल कितना, राइट और रॉन्ग। तो मतलब हमको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न मिलने वाले हैं, हम सोच नहीं सकते वैसे, लेकिन हमें उसके लिए छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, हम बड़ा बड़ा जंप करने जाएंगे वो काम नहीं बनेगा। मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी, 12-15% का ग्रोथ भी मुझे बहुत दूर ले जाएगा, बराबर अल्पेश भाई, तो 20% तो कमाल करेगा। दूसरा कोई और कोई सेक्टर अल्पेश भाई रिटेल के अलावा, मतलब डाइवर्सिफाइड रिटेल के अलावा दूसरा कुछ रिटेल में ध्यान है आपको, बताओ। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग सर, इसमें टाइटन जिसको हम बोल सकते हैं। हाँ देखो अभी भी आपको कंपनी के नाम याद है, बराबर ना, राइट, ओके। कौन सा सेक्टर है, कौन बनाएगा बताएगा, टाइटन वाला, यस यस, टाइटन कौन से सेक्टर में आता है बताओ, चलो। जेम्स ज्वेलरी, कंज्यूमर स्टेशनरी, बराबर है, बराबर, राइट, अप्रैल हम इसको बोलते हैं, राइट। चलो मैं इधर अप्रैल लिख देता हूँ, अभी अप्रैल में कपड़े भी आ गए, बराबर ना, ये जेम्स ज्वेलरी भी आ गई, और कपड़े तो धूम बिकने वाले हैं, धूम मतलब एकदम, भी वो जमाना नहीं है खाली दिवाली में कपड़े बिकेंगे या खाली शादी में कपड़े बिकेंगे। कहीं आप मंदिर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो फैमिली के साथ, बीच में दिख गया, वेस्ट साइड घुस गए, लेके आगे बात, पेंडिंग इंडिविजुअल लेवल पे 5 गुनी बढ़ने वाली है, 5 टाइम्स। आज अगर आप साल के 5,000 के कपड़े 10,000 के लेते हो, कल 5x लेने वाले हो, तो ये अप्रैल कमाल करे, राइट। मेरे को यस उम्मीद करूंगा ये 20% तो मैं नियर टर्म में उम्मीद करूंगा, और यस 12-15% का ग्रोथ मिलेगा, एंड दिस इज प्रूवन, बराबर। जैसे चाइना हमने बात की थी, राइट, कि वहां पे सब छोटी छोटी कंपनियां बड़ी हो गई, जैसे ही चाइना ये पिछले 20 साल में बढ़ा, तो ये फायदा इंडिया में होगा। अभी इंडिया में ढूंढो कौन सी अप्रैल की कंपनी है, एक आपको टाइटन बताई, दूसरा अपना पेज इंडस्ट्री है सर, मान्यवर है, या ये सब अप्रैल में आ गया। पेज क्यों जबरदस्त दौड़ेगा, राइट, क्योंकि लोगों को ब्रांडेड अंडरगारमेंट चाहिए। वैसे ही सेलिब्रेशन का कंट्री है अपना, इंडिया में कितने अलग अलग सेलिब्रेशन होते हैं, तो इंडिया में सेलिब्रेशन भी एक सेक्टर है। अब आप आने वाले समय में देखोगे अलग अलग सेलिब्रेशन के अलग अलग कपड़े, नवरात्रि के अलग, शादी आ रही है अलग, राइट। तो सेलिब्रेशन का फायदा उठाना है, मान्यवर फायदा दे सकता है हमको, ठीक है। अभी इतनी लंबी हिस्ट्री नहीं है मान्यवर की हमारे सामने, और मेरे को ग्रोथ बढ़िया मिलेगा। अभी आप ये नहीं बोल सकते कि मान्यवर का मैनेजमेंट एकदम मस्त है, ये आने वाले 3 साल में पता चलेगा, कर सकते इन्वेस्ट, और उसको ट्रैक भी करते जाए, और जो मैनेजमेंट कहता है वो करता है, झूठ नहीं बोलते हैं, तो आप अपना धीमे धीमे वेटेज बढ़ा सकते हैं, बराबर कि नहीं। तुरंत किसी पे भरोसा नहीं करने का, स्लोली स्लोली अपना ट्रस्ट लेवल इंक्रीज करने का, जब भी कोई कंपनी नहीं आती है, बराबर है, राइट सर। तो चलो अप्रैल अपने को मिल गया, और ये एकदम तगड़ा ग्रोथ करने वाला है, राइट। तो ये 2 मैंने आपकी रिटेल में लिखी, और मुझे उम्मीद है आप सबको
सबके घर पे किसी न किसी की आने वाले 3-4 महीने में मैरिज का इनविटेशन कार्ड आया ही होगा। आया कि नहीं आया? किसी न किसी का आया होगा। तो किसी न किसी का इनविटेशन कार्ड आया है तो समझ लो टाइटन का सेल आने वाले समय में कैसा होगा। अब आएगी मैरिज की सीजन, राइट? अब फिर से उम्मीद करेंगे, मस्त आएंगे इनकी डिमांड, सेल जोरदार होंगे, बराबर। तो आफ्टर रिटेल मेरे को दो कंपनियां, अल्पेश भाई आप फाइनेंस की बता सकते हो? सॉरी, दो सेक्टर फाइनेंस के, सब सेक्टर। सब सेक्टर में एक तो प्राइवेट बैंक जरूर और 15% के ग्रोथ की उम्मीद हम लोग यहाँ पे करेंगे, बराबर ना? राइट। या और दूसरा इंश्योरेंस। बराबर है अल्पेश भाई, बिल्कुल सही सोच रहे हो। राइट, अभी ऑलरेडी कम पेनेट्रेटेड है, लोगों को पास इतना इंश्योरेंस होना चाहिए उतना है नहीं, क्योंकि इनकम नहीं है, सबको चाहिए। राइट, ऐसा बोलते हैं ना लोग, अरे यार इंश्योरेंस ही लेते नहीं है क्या इंडिया में, पैसा तो चाहिए डिस्क्रिशनरी। तो जैसे अभी डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ेगी, लोग सामने से इंश्योरेंस लेंगे, तो इंश्योरेंस में अपने को कम से कम 15% का ग्रोथ की उम्मीद करेंगे। इंश्योरेंस में दो सेक्टर आते हैं, है ना? कौन से दो? एक लाइफ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस। हाँ, लाइफ एंड जनरल, बराबर ना? दोनों में अच्छा ग्रोथ होगा। जनरल भी मेरे को 12-15% से उम्मीद है, और लाइफ इंश्योरेंस भी उतना ही ग्रोथ करना चाहिए, राइट? तो यस, चलो दो सेक्टर मुझे आपसे फाइनेंस के मिल गए। अभी मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, और लेट मी चेक फ्रॉम योर ग्रुप। अंशुमान है ना मीटिंग में? अंशुमान, या अंशुमान पूछू ना प्रश्न? हाँ पूछिए। ओके, चलो डाइवर्सिफाइड रिटेल तो अल्पेश भाई ने बताया। जहां पे अपॉर्चुनिटीज किधर है, कहां पे? देखो मेरे को शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए अंशुमान, कि ये गिरा हुआ है कल चलेगा, हमको वो टाइम पास नहीं करना है, क्योंकि गिरे हुए जो चलते हैं वो 2-3 गुना ही होते हैं, और 2-3 गुना में अपने को इंटरेस्ट नहीं, राइट? अपने को तो 2-3 गुना हर साल आना चाहिए, ऐसा इंटरेस्ट है। तो मतलब लॉन्ग टर्म स्टोरी क्लियर होनी चाहिए। तो कौन सा अपॉर्चुनिटी है सर डाइवर्सिफाइड रिटेल में, बता सकते हो आप? इसमें एक तो यहाँ पे एशियन पेंट्स होम फर्निशिंग वाले जो सेक्टर है। ओके, पर वो हो गया होम फर्निशिंग, राइट? उसको हम प्रॉपर डाइवर्सिफाइड रिटेल नहीं कहेंगे। ओके, राइट, डाइवर्सिफाइड रिटेल में कौन आएगा? फिर ये अपने ये जो एफएमसीजी जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, वो सब है रिटेल में, पर डाइवर्सिफाइड रिटेल में बेचने वाले, राइट? जैसे ये सब एफएमसीजी किधर से बिकते हैं, तो अलग अलग स्टोर से बिकते हैं। तो वो जो कंपनियां डिपार्टमेंट स्टोर वाली है ना, वो सब डाइवर्सिफाइड रिटेल में आई। बराबर, देखो लोगों की हैबिट चेंज हो रही है, पहले सब नुक्कड़ से माल खरीदते थे, अब लोग स्टोर से खरीद रहे हैं, राइट? तो स्टोर का बिजनेस और बहुत बढ़ना है। रियल टर्म में जो ग्रोथ है ना, रियल टर्म में ये जो प्रोडक्ट बिकती है स्टोर में से, उसका ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं, 6% से ही ग्रोथ होता है। पर हम डाइवर्सिफाइड रिटेल मतलब डिपार्टमेंट स्टोर से 20% ग्रोथ की उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज मार्केट का भी धंधा खा जाता है, राइट? रिलायंस हो गया, डीमार्ट हो गया, बराबर है। देखो रिलायंस है एकदम हाथी सबसे बड़ा, डीमार्ट है, ये कुछ अपॉर्चुनिटीज है डाइवर्सिफाइड रिटेल में, राइट? तो ये अपने को पता रहना चाहिए कि ये सेक्टर की सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी है। अभी बढ़िया कंपनी के मापदंड क्या है वो तो आपको पता ही है, राइट सर? yes. अगर सारे मापदंड में आपकी कंपनी खरी उतरती है तो ग्रोथ का फायदा उठा पाएगी। तो ऐसे केस में अपने को ज्यादा वेटेज देना है, दे सकते हैं, बराबर? मैं रिलायंस इंडस्ट्री में 5% वेटेज देना चाहूँ दे सकता हूँ, डीमार्ट में देना चाहूँ दे सकता हूँ, क्योंकि इन कंपनियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? ग्रोथ है, क्वालिटी है, सब कुछ मिलेगा, राइट? अंशुमान क्लियर हो रहा है इतना? हाँ ओके। इसमें एक क्वेश्चन पूछना था आपको। हाँ बोलो। अभी जैसे हम पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ अमाउंट इन्वेस्टेड है, अब हाँ। जैसे कुछ और इन्वेस्ट करना है, तो उसको फिर सबको इक्वली जैसे आप बता रहे हैं 5% 10% ऐसे करें, या बैलेंस देके कि हाँ ठीक है अभी यहाँ पॉजिटिविटी मिल रही, अभी यहाँ पे कर दो, ओके, जो एक्स अमाउंट है उसका 0.1% यहाँ कर दो, जो भी हमारा। बराबर, कैसे करने का अंशुमान? प्रैक्टिकली कैसे करने का? जैसे सुभाष भाई, सागर, इन सब ने क्या किया है, अपना पोर्टफोलियो, एक मॉडल पोर्टफोलियो तैयार कर दिया, वेटेज लिख दी। वैसे अपने को अपना खुद का मॉडल पोर्टफोलियो अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बनाने, राइट? आपका मॉडल पोर्टफोलियो होना चाहिए, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, वैसे मेरा पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए। अभी आपका एज कितना है? मेरे ख्याल से 30-35 जैसा है ना? कितना? 45। 45, ओके।
45 की एज है, आप सोचते हो कि 60 पहुंचने से पहले मेरे को इतना एफडी तो कर ही लेना है, इतना इक्विटी में मेरे को शेयर ले ही लेना है, राइट? तो ये आपका मॉडल पोर्टफोलियो डिजाइनिंग। इक्विटी में क्या करना है, वो पूरा वेटेज के साथ पहले सामने रखो और फिर हर महीना वो मॉडल के हिसाब से सर शेयर लेते जाओ। किसके हिसाब से? अपना जो मॉडल, क्या आपके मॉडल के हिसाब से लेते जाओ। जब भी नतीजे आते हैं 3-4 महीने में, आपने देखा, आपने पूरा साल देखा, और कुछ समय बाद आपको अनकंफर्टेबल लगता है कुछ कंपनी में, कुछ सेक्टर में ऐसा लगता है कि आप सोच रहे हो ग्रोथ आएगा पर कुछ कारण बदल गए। देखो, जैसा मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, हम लोग बरसों से मल्टीप्लेक्स की कंपनी में अच्छा इन्वेस्ट करते थे। मल्टीप्लेक्स है ना, पीवीआर, आइनॉक्स, सब 13 कंपनियां है। वहां पे ग्रोथ 20% की मेरे को उम्मीद थी कि भाई इधर पैसा डालेंगे ना 20% से धंधा बढ़ना ही है, और ये जबरदस्त एक्सपांड कर रहे थे। पर उतने में बीच में क्या आ गया? कोरोना। और कोरोना से पहले और एक चीज आई थी, टेक्नोलॉजिकल एक चेंज आया। वो क्या था? ओटीटी। अब ओटीटी धीमे धीमे हावी हो रहा था, पर देखो डेवलप कंट्री में ये होने लगा था। डेवलप कंट्री में लोग ओटीटी से हैबिचुअल हो रहे थे, तो धीमे धीमे मल्टीप्लेक्स में कम लोग जाना पसंद करेंगे। पर ऐसे में जब कोविड आया तो वैसे भी हमारा रास्ता बंद हो गया मल्टीप्लेक्स का। तो उस समय तो एक ही रास्ता था, ओटीटी, और लोगों को मजा आ गई ओटीटी पे। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म एक चैलेंज आया, एक टेक्नोलॉजिकल चेंज आया। इससे अब जो हम पहले उम्मीद करते थे वैसी उम्मीद नहीं कर सकते, तो हमने चेंज किया, हमने वहां का वेटेज कम कर दिया, राइट? तो ये रोज नहीं करना है, पर आने वाले समय में आज से 10-15 साल का जो पोर्टफोलियो बना रहे हो, कुछ चेंजेस आएंगे टेक्नोलॉजिकल, राइट? तो वो चेंज को समझ के उतना आपको प्लस माइनस करना है, बराबर है? और एक क्वेश्चन और था। हाँ जी। अभी जैसे आप बता रहे हैं कि सेक्टर वाइज किसी भी एक सेक्टर में 15% से ज्यादा हमें नहीं करना चाहिए, बराबर है, सही बात है। अभी जैसे दिख रहा है, जैसे मैं अपना देखता हूँ तो एक्सपोजर किसी एक सेक्टर में ज्यादा है बहुत, बट अभी ऐसा ही होगा हाँ, अंशुमान, क्योंकि अभी आपने मॉडल पोर्टफोलियो बनाया नहीं है ना। हाँ, तो आपका नहीं, देखो आज की मीटिंग में जितने भी लोग हैं ना, ज्यादातर लोगों का पोर्टफोलियो ऐसा ही होगा कि कुछ 1-2 कंपनियों में उनका वेटेज बहुत ज्यादा हो। अब चाहे वो कंपनी कमा के दे रही हो तो भी ऐसा रखना नहीं चाहिए, क्योंकि कल कुछ प्रॉब्लम हो सकता है ना? हम क्यों कोई एक कंपनी पे डिपेंड रहे जबकि हमारे सामने बहुत सी सिमिलर बढ़िया अपॉर्चुनिटी, राइट अंशुमन? तो अभी भले ऐसा है, पर धीमे धीमे प्रयास करने का कि आपका बाकी कंपनियों में भी वेटेज बढ़े ताकि सब बैलेंस हो जाए, बराबर ना? तो एक तो आपने अप्रैल ये डाइवर्सिफाइड में बता दिया, रिलायंस, डीमार्ट। अप्रैल में क्या बोलोगे आप, कुछ अच्छी चॉइसेस? अप्रैल में मान्यवर जैसे डिस्कस करे थे। पहली कौन सी बताई? मान्यवर। मान्यवर से पहले हमेशा पेज का ध्यान होना चाहिए। पेज, टाइटन, मान्यवर, राइट? देखो मैं रिकमेंड करूंगा, मान्यवर लेनी चाहिए, पर मान्यवर से पहले पेज होना चाहिए। पेज ऑल सीजन है, हाँ, पेज इंडस्ट्री, क्योंकि उसके मार्जिन ज्यादा अच्छे हैं, कंपनी कंसिस्टेंट है, पर हमें उनके साथ हैबिट हो चुकी है, हमको पता चल चुका है कंपनी जो कहती है वो करती है, तो अपना भरोसा भी वहां पे ज्यादा होता है। पर ये एक शेयर का भाव 50,000 अभी तो हो गया, शेयर 50,000, तो अभी इसमें 50,000 की कोई एसआईपी तो नहीं कर पाएंगे, है ना? तो अगर हमारा पोर्टफोलियो 50 लाख से बड़ा है तो पेज करें, राइट? और 50 से कम है तो फिर पेज ऑप्शन ही नहीं बनता है, तो मान्यवर करना चाहिए, बराबर? और टाइटन तो होना ही चाहिए, टाइटन का कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, बराबर ना? या फिर फाइनेंस, प्राइवेट बैंक में कुछ बताओ सर। एचडीएफसी बैंक, ओके। इंश्योरेंस में आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी, ऐसा? ओके, राइट। देखो मैं बता दूं, इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में एसबीआई और एचडीएफसी बहुत अच्छी, एसबीआई एंड एचडीएफसी। और जो जनरल इंश्योरेंस है उसमें आपके पास कोई चॉइस ही नहीं, आईसीआईसीआई, जीआई, और ये भी अच्छी है चॉइस, मतलब ऐसा नहीं कि कोई नहीं है इसलिए हम आईसीआईसी ले रहे हैं, पर यस आईसीआईसी का परफॉर्मेंस अच्छा है। दूसरी कौन सी कंपनी है बताओ जनरल में, जो लिस्टेड भी है पर इंडिविजुअल नहीं है? LIC। नहीं, वो तो लाइफ है, जनरल इंश्योरेंस।
आपके पास वो कंपनी लेने का डायरेक्ट चॉइस नहीं है। जब आप वो कंपनी लेते हो तो लाइफ जनरल दोनों का मिक्सचर हो जाता है। तो अगर अंशुमन आपको लगता है कि मेरे को दो दो कंपनी नहीं चाहिए, ये एक ही कंपनी ले लूं तो लाइफ जनरल दोनों आ गया, तो वो कौन सी कंपनी है जो लेने से लाइफ जनरल दोनों आ जाता है? याद करो, कौन बताएंगे? यस, एनीबडी? कौन हेल्प करेंगे अंशुमान को? वो कौन सी कंपनी है जो खरीदने से मुझे लाइफ जनरल और रिटेल फाइनेंस तीनों तीन के फायदे होते हैं? देखने दो, चैट बॉक्स में आंसर आ गया है। नहीं 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 विमल भाई, LIC बिल्कुल नहीं। LIC तो खाली लाइफ है, वो कहाँ जनरल में है? राइट, देखो दीप्ति मैडम ने लिखा HDFC। जरूर HDFC लेने से लाइफ जनरल रिटेल फाइनेंस नहीं आता है, लेकिन उधर होम फाइनेंस आता है। राइट, बजाज फाइनेंस लिखा है शैलेश भाई ने, पर बजाज फाइनेंस तो खाली रिटेल फाइनेंस है सर, लाइफ और जनरल तो है नहीं उधर। अल्पेश भाई ने न्यू इंडिया लिखा, और न्यू इंडिया भी खाली जनरल है सर, लाइफ नहीं है। हाँ, अरे रे रे, ये भूल गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मंजित भाई, नो 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 नो, LIC ओनली लाइफ इंश्योरेंस। लिख दूं क्या? बजाज फाइनेंस नहीं, बजाज फिनसर्व। राइट, अगर मैं बजाज फिनसर्व लेता हूं तो बजाज फिनसर्व होल्डिंग कंपनी है, उसमें बजाज लाइफ आ गया, बजाज जनरल आ गया और बजाज फाइनेंस आ गया, तीनों तीन आ गए। मतलब बजाज फिनसर्व है, फिर बजाज फाइनेंस नहीं रख रहे, क्योंकि बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व का पार्ट है, बराबर ना? राइट, तो ये ध्यान रखने का, धीमे धीमे याद हो जाएगा सब आप, बराबर? तो मैक्स नहीं अल्पेश भाई, नो नो नो, मैक्स खाली लाइफ। ओके, सो अभी चलो, हमको अंशुमान ने कंपनियां बता दी, लेकिन अंशुमान से मैं सेक्टर तो पूछूंगा। मेरे को अंशुमान टेक्नोलॉजी में कुछ सेक्टर बताओ, मेरे को टेक्नोलॉजी में पैसा डालना है, कौन से सब सेक्टर है जिधर मैं डाल सकता हूँ टेक्नोलॉजी में? एक तो डिजिटल मार्केटिंग वाला दे सकते हैं। बराबर है, डिजिटल मार्केटिंग को हम मीडिया में भी गिन सकते हैं और टेक्नोलॉजी में भी गिन सकते हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी आधारित मीडिया है, बराबर ना? बराबर है, डिजिटल मार्केटिंग हमको 15% ग्रोथ देखा। देखो यहाँ पे भी मैं आप सबको याद करा दूं, एक टेक्नोलॉजिकल चेंज आया। परसों से न्यूज़पेपर में हम लोग इन्वेस्ट करते थे और न्यूज़पेपर की कंपनियों ने कमा के अच्छा दिया था। जैसे हमारे गुजरात में संदेश है, वेरी गुड कंपनी, टैप फ्री कंपनी, कंसिस्टेंट है, बढ़िया कंपनी है। नेशनल प्लेयर आप देखो तो दिव्य भास्कर है, टीवी को, बराबर ना? आपने शायद वॉरेन बुफे का पोर्टफोलियो देखा हो, तो वो भी परसों से न्यूज़पेपर की कंपनी में निवेश किया था उन्होंने और अच्छा पैसा कमाया। लेकिन आज न्यूज़पेपर का जमाना नहीं, क्योंकि आज आपको अभी पता है कल न्यूज़पेपर में क्या आने वाला। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? yes. अभी से आपने सबने न्यूज देख ली है, कल पेपर पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो प्रिंट मीडिया से डिजिटल मीडिया एडवांस हो गया है, तो हमको क्या करना पड़ा, धीमे धीमे जैसा हमने देखा कि प्रिंट मीडिया का ग्रोथ कम हो रहा है, देखो हमको 15% ग्रोथ तो चाहिए, अब वहां पे 5-6% ही ग्रोथ आने लगा। राइट, और परमानेंट वही रहने वाला था। भविष्य में वापस प्रिंट मीडिया अच्छा होगा ऐसी कोई निशानी नहीं है, क्योंकि डेवलप कंट्री में धीमे धीमे निकल गई। दुनिया की सबसे पुरानी न्यूज़पेपर की कंपनी पे ताला लग गया, दुनिया की, यूके में। राइट, तो ये डिकेइंग इंडस्ट्री, उससे अच्छी ये चैनल्स थी, है ना, ब्रॉडकास्ट टीवी बोलते हैं ना, तो टीवी मीडिया भी एक अच्छा ग्रोथ करता था, प्रिंट मीडिया से अच्छा ग्रोथ था, क्योंकि प्रिंट मीडिया के बाद टीवी मीडिया आया। टीवी मीडिया में हम लोग सन टीवी में इन्वेस्ट किया करते थे, और वेरी गुड कंपनी, टैप फ्री कंपनी, पर टीवी मीडिया का भी ग्रोथ नहीं है। तो ये दोनों, प्रिंट और टीवी मीडिया का कौन खा गया था? ये लोग खा गए, डिजिटल मीडिया। राइट, डिजिटल मीडिया की कंपनी अभी तो हम देख रहे हैं 30% से बढ़ रही है, पर मैं कंजर्वेटिव होकर 20% तो 100% उम्मीद करूंगा, ये तो मिलेगा मेरे को डिजिटल मीडिया में, इतना ग्रोथ। राइट, दूसरा कोई टेक्नोलॉजी में और कुछ? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बिल्कुल सही सर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्योंकि इनका काम क्या है, आपकी जिंदगी को आसान कर। सॉफ्टवेयर क्यों बनाए जाते हैं? कंपनियां जो चलती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, फाइनेंस कंपनी हो, मान लो अगर सॉफ्टवेयर आते ही नहीं तो कितना मुश्किल होता है। ये LIC पहले कैसे पैसे लेते थे, अपने को ऑफिस जाके पैसा भरना पड़ता था, है ना? अभी कौन जाएगा बोलो? जाते हो आप लोग भी LIC या HDFC की ऑफिस में प्रीमियम भरने को? कोई नहीं जाता मेरे को लगता है। बट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट
हमें हमारी लाइफ को आसान करने में मदद करता है, और ये आने वाले कल का इंडस्ट्री है। यस, यहाँ पे मैं 15% ग्रोथ की जरूर उम्मीद करूंगा। राइट, तो थैंक यू वेरी मच अंशुमान, आपका गाइडेंस। देखेंगे ये सब इंडस्ट्री कैसी रहती है, अपन बाद में इसको टैली भी करेंगे, बराबर है। yes. तो चलो अंशुमान के बाद दूसरे जून बैच के, जस्ट लेट मी चेक जून बैच के और कौन है। मेरे ख्याल से हेमंत देओरे, तो शायद आप अगस्त बैच के हो, है ना हेमंत भाई? जून बैच नहीं है आपका? फिर लक्ष्य कुमार, मकरंद भाई, यस यस मकरंद भाई, मैं तो हाँ ढूंढूंगा हाँ सबको आज। मकरंद भाई अनम्यूट कर सकते हो आप अपने आप को? यस, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? चलो, अभी हमको अंशुमान ने डिजिटल मार्केटिंग बढ़ेगा ऐसा टिप दिया है। तो डिजिटल मार्केटिंग में सर कौन सा कंपनी जिसपे मैं ग्रोथ, क्वालिटी, कंसिस्टेंसी की उम्मीद कर सकता हूँ? यस प्लीज। नौकरी, इन्फो एज। मैं यहाँ लिखता हूँ नौकरी, लेकिन नौकरी सर डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी नहीं है। नौकरी का धंधा क्या है सर? मकरन जी, नौकरी क्या करती है? नौकरी मतलब क्लासिफाइड जैसा जो होता है वैसे, मतलब। ओके, देखो नौकरी असल में इनका नाम नौकरी है, और ये एक होल्डिंग कंपनी है। क्या है सर? होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी। ये असल में होल्डिंग कंपनी पहले नहीं थी, ये क्या थी? नौकरी.com नाम की इनकी साइट, राइट, जॉब पोर्टल जिसको हम कहते हैं। राइट। इनको पता था कि आने वाले समय में इंडिया में बहुत जॉब्स चाहिए होगी, राइट, बहुत जॉब की जरूरत पड़ने वाली है। हम कहते हैं कि 10 करोड़ शादियां होने वाली है 10 साल में, बराबर। तो 10 करोड़ शादियां होगी तो 10 करोड़ नौकरी तो चाहिए, करेक्ट, राइट। तो जॉब पोर्टल की कंपनियों की बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। तो नौकरी.com एक सक्सेसफुल कंपनी है, बहुत अच्छा ये लोग काम करते, वर्षों से है, इनकी अपनी एक ब्रांड बन चुकी है। तो यस, ये कंपनी ने ब्रांड दी है नौकरी.com नाम की। पर इन्होंने नौकरी के साथ दूसरा पोर्टल लॉन्च किया था, रियल एस्टेट रिलेटेड। कौन सा है, याद है आपको सर? नहीं। यस, कौन बताएंगे? नौकरी.com का दूसरा पोर्टल, मैंने एक हिंट दे दिया, दूसरा एक हिंट मैंने लिख दिया, तो एकदम सक्सेसफुल है। रियल एस्टेट 99 एकड़। 99 एकड़। ओके ओके। देखो ऐसे ही कंपनी का पता चलता। अब इन्होंने 99 एकड़ भी डेवलप किया। इनको लगता था कि इंडिया में अर्बनाइजेशन होगा तो आने वाले समय में हम देखेंगे 99 एकड़ को सक्सेस, लेकिन ये भी इनका एक सक्सेसफुल कंपनी बना, एक ब्रांड बन गई। मतलब लोग 99 एकड़ से के नाम से जानने लगे। इससे हम सबको सीख मिलनी चाहिए कि ये जो कंपनी है उसको एक चीज पता है कि ब्रांड कैसे बनाए। ये मतलब टॉप क्वालिटी वेबसाइट्स बनाते हैं, है ना। इनको आता है कैसे यूजर बढ़ाना, कैसे यूजर को सेटिस्फाई रखना, तो ये अपने धंधे में माहिर है। इन्होंने उसके बाद शादी रिलेटेड, शादी रिलेटेड भी इन्होंने पोर्टल बनाया। तो इनके अपने पोर्टल थे और ये सक्सेस हो रहे थे। ये वो जमाने से काम कर रहे हैं जब इंडिया में इतने स्टार्टअप ही नहीं थे। अब ये बड़े बन गए ऑलरेडी। अब नए नए जो स्टार्टअप आ रहे हैं ना, उनके पास दो चीज नहीं, सफलता के लिए जो दो चीज चाहिए, एक उनके पास पैसा नहीं, बराबर, मतलब उनके पास आइडिया बहुत अच्छी और उनको लगता है मेरी ये आइडिया कमाल करेगी, और वो आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? राइट। तो वो पैसे किधर से लाए? अब नौकरी को पता है, क्योंकि वो पूरे इस मोड से निकले हैं। वो खुद छोटे स्टार्टअप थे, राइट, और उनको पता है उन्होंने क्या किया कि वो डेब्ट फ्री बन के इतने बड़े हो गए। तो जो पैसे की कमी है वो नौकरी पूरी कर सकता है। और दूसरा अनुभव, जिसको हम एक्सपीरियंस कहते हैं। अब ये अनुभवी हो चुके, उनको पता है कि नेगेटिव पॉइंट क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है, राइट। नौकरी ने क्या किया, कई अलग अलग छोटी छोटे स्टार्टअप में पैसा और अनुभव दोनों लगाए। जोमेटो, पॉलिसी बाजार, ये उनकी कंपनी नहीं है, खुद की, दूसरों की कंपनी में निवेश किया, राइट। तो इसलिए आज ये कंपनी होल्डिंग कंपनी बन गई है, समझे? तो ये कंपनी को क्या है ना, आने वाले समय में जितनी भी उनकी मल्टीपल कंपनियां हैं, सब जगह से धंधा आएगा, राइट। तो ये डिजिटल मार्केटिंग तो लेकिन हर किसी नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग देखो अल्पेश भाई ने लिखा है चैट बॉक्स, या इसको भूलने का नहीं सर, क्योंकि अभी कोई
इंडिया में बड़ी कंपनी है ही नहीं एफएल के मुकाबले, ओ और एफएल बहुत बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा ग्रोथ है, इंटरनेशनल भी ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं। तो बराबर, यस, डेट फ्री है, कंसिस्टेंसी है, जरूर इस पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, इनके पास एक चीज नहीं है खाली, अभी आपको पता नहीं है इनकी ज्यादा लंबी हिस्ट्री, राइट? तो ये यस हिस्ट्री यस, कब पता चलेगी, मतलब इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है कि नहीं, ये कब पता चलेगा? ये धीरे धीरे पता चलेगा धीमे जैसे। धीमे। तो अपने को भी धीमे धीमे ही पैसा डालने दो ना, राइट राइट, अरे वो टूट नहीं पड़ने का, नहीं एप्पल बहुत अच्छी है तुम्हें इतना पैसा डालूंगा, नहीं, इतनी ही अच्छी कंपनी है, बराबर हमें कोई चीज की जल्दबाजी नहीं है, हम लंबे समय तक कंपनी में रहने वाले हैं। बराबर, तो क्यों जल्दबाजी करें, शांति से धीमे धीमे कॉन्फिडेंस आता जाए, स्टेक बढ़ाते जाओ, राइट बराबर सर? राइट। ओके, तो एक हो गया एप्पल, और फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सर कोई कंपनी ध्यान में आपके? टीसीएस, ओके, चलो टीसीएस एक लीडिंग कंपनी, टाटा टाटा ये लिखता है। बराबर है। मतलब इसमें आपको इनके ग्रुप से कोई ऐसा है कि नहीं हमको पता नहीं मैनेजमेंट कैसा है, पूरा कॉन्फिडेंस? एकदम 100%। 100% कॉन्फिडेंस, इन्होंने प्रूव किया, ये इंडस्ट्री के लीडर बने और बहुत अच्छा कर रहे हैं। यस, यहाँ पे हम 5% डाल सकते हैं, एप्पल की भी क्वालिटी अच्छी है, पर हम यहाँ पे 2-3% से आगे नहीं बढ़ सकते, राइट, धीमे धीमे बढ़ेंगे अगर अच्छा लगा तो, बराबर राइट? बराबर, ऐसे ही सर इन्वेस्ट करने, आपको इंडस्ट्री पे भरोसा होना चाहिए, ग्रोथ दे, कंपनी पे भरोसा होना चाहिए, क्वालिटी दे, करेक्ट, ये दो चीज मिली मतलब आपका पैसा बढ़ेगा, ओके, बराबर? क्लियर सर? यस। चलो, तो आप जाते जाते 2 सेक्टर तो बताते जाओ, कौन से 2 सेक्टर पे मेरे को निवेश करना चाहिए? मेरे को जानना है सर इंफ्रा, इंफ्रा में पावर ट्रांसमिशन पावर ट्रांसमिशन, और एयर कंडीशनिंग। ओके, और एयर कंडीशन, ओके। देखो, पावर ट्रांसमिशन जो है, वैसे पावर की जरूरत तो बढ़ती जाएगी हमारे घर में, बराबर? हम सबके घर पे इक्विपमेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन और बढ़ने वाला है, राइट? पर पावर आप डायरेक्ट कोई कंपनियों से नहीं लेते, इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स आती है, राइट राइट, हाँ, और इन सब की जफा में पावर की कंपनियों को बड़ा नुकसान होता है, प्रॉपर टाइम पे पैसे आते नहीं इनके पास, कंपनी की उधारी बहुत ज्यादा होती है, ओके डेब्ट बर्डन इन पे हाई होता है, तो अपना जो ग्रोथ मिलना है ना वो नहीं मिलता है, ओके, राइट? तो अगर पावर ट्रांसमिशन में डाल रहे हैं तो कंपनी है अच्छी, लेकिन फिर आप इसमें बहुत बड़ा टीसीएस जैसा इन्वेस्ट करेंगे ना, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। तो डालो, लेकिन ग्रोथ ग्रोथ नहीं है ज्यादा, हाँ, नहीं ग्रोथ है सर, क्वालिटी नहीं, क्वालिटी, हाँ, मतलब ग्रोथ प्रॉफिट तो कम क्यों है, है, हाँ, प्रॉफिट कम। यस यस, ग्रोथ अच्छा है पर क्वालिटी नहीं है ना, तो ग्रोथ कन्वर्ट नहीं होता है प्रॉफिट, बराबर ना? और ये जो एयर कंडीशन की कंपनियां हैं, यहाँ पे हम 15% का उम्मीद कर सकते हैं, मैं ऊपर 10% लिखता हूँ और नीचे 15%, तो पहला पेंट्स में ही आएगा ना डालेंगे, इंफ्रा में, क्या सर? पेंट्स भी इंफ्रा में ही आएगा ना। हाँ, पेंट भी इंफ्रा में ही आएगा, उसको देखो, पेंट को आप रिटेल में भी गिन सकते हो, आप इंफ्रा में भी गिन सकते ओके, हो, राइट? तो यहाँ पे ये जो पेंट आपने बोला ना, ये पेंट एसी ये सब पहली चॉइस होनी चाहिए सर, ओके, राइट? क्योंकि पेंट का ग्रोथ आपको 15% मिल रहा है, ओके, 15% का ग्रोथ हम लेंगे यहाँ से, राइट, राइट? और क्वालिटी भी यहाँ पे कंपनियों की अच्छी है, बराबर, तो हमारा पैसा बनेगा और कंसिस्टेंट पैसा मिलेगा, राइट सर? राइट। थैंक यू वेरी मच। तो हमको मकरंद जी से कुछ गाइडेंस मिला, मैं आपको वापस वो थोड़ा चित्र याद करा दूं दोस्तों, जब भी हम कोई इंडस्ट्री की बात करते हैं, हमेशा इंडस्ट्री को एक होल मैदान की तरह मानते, एक बड़ा फुटबॉल का मैदान है, ये पूरी हमारी इंडस्ट्री, दिस इज अवर होल इंडस्ट्री, राइट? अगर हम ये कहते हैं कि कोई एक इंडस्ट्री, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पे रिटेल, रिटेल में बहुत से सब सेगमेंट आते हैं, पर ओवरऑल रिटेल जो इंडिया का जीडीपी होता है ना 250 लाख करोड़, राइट? उसमें रिटेल का बहुत बड़ा योगदान है, 50%, 100 लाख करोड़ रिटेल हम कह सकते हैं दोस्तों, बहुत बड़ा, राइट? अब अगर आप कोई भी इंडस्ट्री देखो, यहाँ पे तो मैंने रिटेल लिखा, कोई भी नाम लिखो आप यहाँ पे, एनी इंडस्ट्री, पेंट लिखो, रेस्टोरेंट लिखो, बैंकिंग लिखो, वो इंडस्ट्री को एक होलसम में देखो और फिर पूछो ये इंडस्ट्री पूरी पूरी ऑर्गेनाइज प्लेयर के हाथ में है कि अनऑर्गेनाइज प्लेयर के हाथ में? दोस्तों, इंडस्ट्री कैसे बांटी जाती है? 2 पार्ट, ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर
एंड अनऑर्गेनाइज प्लेयर। जैसे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का बड़ा स्टेक अनऑर्गेनाइज के हाथों में है, राइट। अनऑर्गेनाइज मतलब जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है कि ये महीने में कितने के डोसा बिके मेरे, तो उस पर जीएसटी भी नहीं भरा जाता है, पूरा पूरा अनऑर्गेनाइज है वो सेक्टर, राइट। अब जो ऑर्गेनाइज रेस्टोरेंट है उनका धीमे धीमे स्टेक बढ़ता जा रहा है। वो ऐसे ही शुरू हुए, धीमे धीमे वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर का धंधा खाते हैं, राइट। तो जो भी अलग अलग इंडस्ट्री होती है उसमें दो प्लेयर होते हैं, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज्ड। मैंने भी कुछ देर पहले बताया आपको कि एफएमसीजी जो डीमार्ट बेचता है इसकी बिक्री तो खाली 6% से बढ़ने वाली है। क्यों 6% से बढ़ता है? क्योंकि हर साल एफएमसीजी के दाम बढ़ेंगे, तो दाम बढ़ेंगे तो हम तो जितना घर का करियाना खरीदते हो तो खरीदने ही वाले, राइट। पर हमारी स्पेंडिंग बढ़ जाती है, तो 6% का ग्रोथ है एफएमसीजी का। लेकिन दोस्त डीमार्ट का धंधा 20% से क्यों बढ़ेगा? क्योंकि डीमार्ट जो सेक्टर में वहां पे भी बड़ा पोर्शन अनऑर्गेनाइज के पास है। धीमे धीमे ऑर्गेनाइज प्लेयर फैलते जा रहे हैं और वो इनका धंधा खा जाते हैं, तो इसी वजह से ऑर्गेनाइज को ज्यादा धंधा मिलता है, ग्रोथ ज्यादा मिलता है। तो कोई भी इंडस्ट्री को ऐसे देखो कि यहाँ पे मुझे कितना ग्रोथ मिलेगा, फिर चाहे वो पेंट हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, राइट। जितना ज्यादा ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज का राज, उतना ही आने वाले समय में ऑर्गेनाइज प्लेयर का ग्रोथ, क्योंकि इस 10 सालों में ज्यादातर इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज हो जाएगी। जो प्लेयर ऑर्गेनाइज रहेंगे वो आगे बढ़े, जो बिजनेस ऑर्गेनाइज होंगे तो लोग ये कहेंगे नहीं हमको तो अपग्रेड नहीं होना है, नहीं हमको ये सब सेटअप नहीं करना है, वो लोग सब पीछे रह जाएंगे। जो टेक्नोलॉजी के साथ धंधे चलेंगे नहीं, बराबर है। तो चलिए मकरन जी से हमको थोड़ा गाइडेंस मिला यहाँ पे। अब नेक्स्ट मेरे को जूम बैच के देखने दो, मेरे ख्याल से मनीष मेहता जूम बैच। हाँ मनीष भाई? यस सर। अरे चलो ग्रेट। तो मनीष भाई अभी यहाँ पे मकरन जी ने हमको बताया पावर ट्रांसमिशन, चलो उन्होंने नाम तो लिखाया, तो मेरे को कोई कंपनी तो बताओ एक आधी कि जहां पे मैं उम्मीद करूं मुझे ग्रोथ भी मिले और क्वालिटी भी। पावर ग्रिड। बिल्कुल सही बात है सर, आप यही सर है आईईसी जहाँ पे अच्छी क्वालिटी। कौन सी सर? आईईसी। आईईसी नहीं सर, आईईएक्स। या आईईसी बराबर कर सकते हैं सर, आईईएक्स भी इसी सेक्टर में आएगी, है ना। तो मैं यहाँ पे दोनों नाम लिख देता हूँ, पावर ग्रिड और आईईएक्स, बराबर। ओके, तो मेरे ग्रोथ भी सामने लिखा है, कितना उम्मीद कर सकता हूँ मैं। एसी में सर कुछ बता सकते हो कौन सी कंपनी? वोल्टास। वोल्टास सर, क्यों वोल्टास? सर क्वालिटी और ग्रोथ दोनों है। सबसे बड़ी बात नहीं बोले आप, पहली बात वोल्टास की लीडर। ग्रोथ। क्या सर? ग्रोथ और लीडर। यस सर, यस लीडर। देखो 4 में से एक ऐसी वोल्टास की तो लीडरशिप क्वालिटी है, राइट। लीडर भी है, ग्रोथ तो उनको इसलिए मिलता है क्योंकि एसी बिक रहे हैं, तो वो ब्लू स्टार को भी मिलेगा और दूसरी जो एसी की कंपनियां उनको भी मिलेगा, वोल्टास को भी मिलेगा। अब वोल्टास में क्वालिटी पैरामीटर अच्छे हैं तो हम उम्मीद करेंगे कि 15% सेल्स मेरा 15% प्रॉफिट ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। मेरे को यहां से मल्टी ईयर रैली 100% उम्मीद कर सकती है। तो यस, वोल्टास पे दाव खेल सकते। पेंट में क्या करें सर? एशियन पेंट्स। एक अच्छी सर कंपनी अभी इंडिगो नाम की आई है, क्या कहते हो? नई नई कंपनी है, शायद ये एशियन पेंट बनेगी। नहीं बन पाएगी सर। लीडर बिल्कुल लीडर सही। ही रहेगा। हाँ, तो एशियन पेंट बिल्कुल सही चॉइस है, राइट। और मैं आपको बता दूं, जब मैंने 10 साल पहले वोल्टास लिया तब वोल्टास बड़ी कंपनी थी और तब ये लगता था कि वोल्टास अब नहीं बढ़ेगी। एशियन पेंट बड़ी थी, लगता था अब एशियन पेंट नहीं बढ़ेगी, टीसीएस नहीं बढ़ेगी, एचडीएफसी नहीं बढ़ेगी। और देखो दूसरी सब कंपनियों में प्लस माइनस हुए, ये सब कंपनियों ने कंसिस्टेंट ग्रोथ किया और आज ये और बड़ी होगी, बराबर सर? जी सर। ओके, अब मैंने देखो यहाँ पे रिटेल, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और इंफ्रा इतना तो लिखा। मेरे को हेल्थ केयर के कुछ सब सेगमेंट बता सकते हो जहां पे मैं ग्रोथ उम्मीद करूं सर? पैथ लैब। लेबोरेटरीज मतलब पैथोलॉजी लेबोरेटरी, पैथ लैब। यस सर, पैथ लैब्स पे जरूर ग्रोथ उम्मीद करेंगे हम लोग, है ना। और दूसरा कोई सेक्टर सर? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, बराबर है। दोनों जगह पे हमको उम्मीद होनी चाहिए, हेल्थ केयर पेंडिंग बढ़ेगा। अब यहाँ पे एक और चीज वापस से मैं बता देता हूँ कि जैसे
अभी तक ग्रोथ आता था वर्षों से, राइट। सारी कंपनियां ग्रोथ करती जा रही थी। बीच में एक 2019 में एक प्रॉब्लम आया, 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में, मैं यहाँ 2020 लिखता हूँ, बराबर ना, मार्च महीने में। और वो क्या प्रॉब्लम आया सर, 2020 में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आया हमारे सामने, कोविड। बिल्कुल सही बात। तो सर जब कोविड आया तो कोविड के कारण कुछ सेक्टर नेगेटिवली अफेक्ट, राइट सर। यस ऐसे सेक्टर जो टच इंटेंसिव थे, तो 2-3 नाम बता सकते हो ऐसे सेक्टर के जो नेगेटिवली इफेक्ट हुए थे कोविड से 2020 में? ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल सही बात है सर। एंटरटेनमेंट, यस यस, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद हो गया था। दूसरा कौन सा बताया आपने? टूरिज्म। एंटरटेनमेंट। यस यस, एंटरटेनमेंट, मतलब ऑनलाइन एंटरटेनमेंट चालू था और ऑफलाइन एंटरटेनमेंट बंद हो गया, राइट। जी तो इसको हम नेगेटिव सेक्टर, नेगेटिवली अफेक्टेड सेक्टर बोल सकते हैं, अभी जो आपने मुझे नाम दिए, है ना। जी फिर क्या हुआ सर, 2021 में अगेन वेव 2 आई, आया ना यहाँ। जी तो ये साल भी अफेक्टेड रहा। तो 2 साल तक हमने कोविड की इफेक्ट देखी, राइट। अब हम अभी 2022 कैलेंडर ईयर कह सकते हैं और फाइनेंशियल ईयर 2023 में, तो 2 लंबे साल बाद अब हम क्या देख रहे हैं पता है सर, कि ये जो नेगेटिवली अफेक्टेड सेक्टर थे ना, ये इस साल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे। देखा आपने? जी सर, या अम्यूजमेंट पार्क, राइट, एयरलाइन भी नेगेटिवली अफेक्टेड थी, राइट। तो जो सेक्टर नेगेटिव थे वो इस साल पॉजिटिव हो गए। कितना टाइम लगा? 3 साल लगा ना, राइट। हाँ वैसे ठीक उससे उल्टा हुआ था सर। जैसे कुछ सेक्टर नेगेटिवली अफेक्टेड थे, वैसे कुछ सेक्टर कोविड के कारण उनको क्या हुआ होगा सर? पॉजिटिवली मीन्स ज्यादा बिजनेस। यस यस, बिल्कुल सही बात है। मतलब वो सेक्टर की कैपेबिलिटी नहीं थी कि उनको इतना धंधा मिले, पर उनको किसके कारण धंधे मिले? कोविड के कारण, है ना। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कोविड से पॉजिटिवली अफेक्ट हुई, राइट और रॉन्ग सर? यस सर, राइट। ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हुए, ज्यादा लोगों ने दवाइयां खाई, ज्यादा लोगों ने लेबोरेटरी में चेकअप करवाए। तो ये जी इंडस्ट्री का 3 साल बढ़िया ग्रोथ। पर जैसे अभी हमने बोला, अब कोविड चला गया तो जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए। इस साल पॉजिटिव थे वो क्या हुए सर? इस साल वो नेगेटिव क्या हो होंगे, जाएंगे? नेगेटिव होंगे। नेगेटिव हो जाएंगे। तो अभी हमने जो रिजल्ट देखे, लेबोरेटरी की कंपनी के, अस्पताल की कंपनी के, फार्मा के, ये सब के नेगेटिव जा रहे हैं। नेगेटिव ग्रोथ क्यों? क्योंकि अब कोविड धीमे धीमे जा रहा है, तो जो एक्स्ट्रा बिजनेस मिल रहा था वो चला गया। क्लियर सर? कि कोई कंफ्यूजन सर। तो नहीं रहा इसके अंदर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इससे अपना लॉन्ग टर्म विजन बंद नहीं हो जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अभी लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल का धंधा चौपट होने वाला है, पैथोलॉजी चौपट होने वाली है, पर नियर टर्म ये 2 साल अगर हम उम्मीद करेंगे कि मुझे यहाँ से 20% ग्रोथ मिले, तो वो नहीं मिलने वाला है। अपने को एडवांस में तैयार रहना पड़ेगा, बराबर की नहीं सर? यस राइट। सर। नहीं तो अपने को ऐसा लगेगा, अरे ये फार्मा के शेयर क्यों गिर रहे हैं, राइट, ये लेबोरेटरी के शेयर क्यों गिर रहे हैं, पर वो ये बहुत चले नहीं सकते। लोग रिकवर होंगे पर वो रैली नहीं कर सकते अब। डन सर? यस सर। या चलो, मैं उम्मीद रखूंगा कि जो कुछ थोड़ी बहुत हमारी बातें हुई ये आपको सबको बहुत पूरा पोर्टफोलियो बनाने में दोस्तों काम लगेगी, राइट। देखो ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है हमारी। आज जो मैं आपके साथ अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि ये सब मेरे को पहले से पता था। कितने एक्सपेरिमेंट किए, कितने फेलियर आए, और फिर ये धीमे धीमे इंप्रूवमेंट होता चला है। तो मेरे को ये लगता है कि 5 साल पहले भी जिनको हमने सिखाया है, हम लोग तो बरसों से सिखा रहे हैं, तो 5 साल पहले जिनको सिखाया था उनको हम बहुत सी चीजें नहीं सिखा पाते थे, राइट, क्योंकि हमारा भी डेवलपमेंट होता है, बराबर कि नहीं। तो लर्निंग एक कंटिन्यू डेवलपमेंट है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब एकदम परफेक्ट हो जाओगे तभी अपने को पोर्टफोलियो जोरदार दौड़ने वाला है, बिल्कुल ऐसा नहीं। अभी से हमारे कुछ अच्छे डिसीजन हमारे पोर्टफोलियो को बहुत अच्छा बना सकते हैं। बस अपने को मेंटली प्रिपेयर रहना है कि मैं कौन से समय क्या उम्मीद करूं। मैं करेक्शन में उम्मीद करूंगा कि मेरे शेयर 5-5 गुना बढ़ जाएंगे, तो वो मेरी उम्मीद सही है?
गलत उम्मीद कर रहा हूं तो मैं डिमोटिवेट रहूंगा। उल्टा करेक्शन में तो मैं ये उम्मीद करूंगा गिरने तो जितने गिरते अच्छा है, सस्ते मेरे पास शेयर आते जा रहे हैं, राइट। जब रैली आती है, बढ़िया सी रैली, जब करेक्शन का बाजार गया, उस समय आपके शेयर 2-3 साल में 5-5, 10-10 गुना हो जाते हैं। पर वो रैली में आप उम्मीद करो, अरे यार शेयर तो रुकता ही नहीं है, मेरे तो लेने रह गए, मैं तो ले ही नहीं पाया। ये मेरा अनुभव है दोस्तों, परसों से मैंने ये नोट किया है। 2-3 साल भी मंदी रहे ना, उसके बाद जब 1 साल भी तेजी आती है ना, लोग यही कहते हैं यार पीयूष मैं तो नहीं ले पाया, अब ले लूं तो चलेगा। क्यों नहीं ले पाते मेरे को अभी भी नहीं समझ आता है, क्योंकि वो एक ग्रीन लाइट का वेट कर रहे हो जो उनको कभी दिखने वाली नहीं। बाजार एडवांस चलता है, वो तोड़ता भी एडवांस है, चलता भी एडवांस, राइट। बिल्कुल शांति से काम कर, अपने आप को प्रश्न पूछे मैं क्या उम्मीद करूं कौन से समय पे। रैली में ये उम्मीद मत करो कि मेरे शेयर कब रुकेंगे, क्योंकि ये बुल है बुल, और बुल रन जब चालू होता है तो लोग थक जाते हैं वेट कर करके, उनके पास माल नहीं आता है। बेयर मार्केट हर चीज को नीचे खींचता है, कारण ढूंढते रह जाओगे आप, कारण नहीं मिलेंगे उतना नीचे खींचेगा, राइट। तो बेयर मार्केट में इकट्ठा करो माल, उम्मीद ही नहीं रखो कि मैं कितना कमाऊं। बुल मार्केट में लेने का उम्मीद मत करो, ये दोनों विपरीत बाजार है। लेना है हमें सिर्फ और सिर्फ फॉल में, बुल मार्केट में शांति से वैकेशन पे चला जाए। अभी बेयर मार्केट है, आप लोगों का जो ये कोर्स खत्म हुआ है दोस्तों, ये बिल्कुल सही समय पे खत्म हुआ है। बिल्कुल जो आपके पास आज नॉलेज है, ये मेरे पास बिल्कुल नहीं थी जब मैं पोर्टफोलियो बना रहा था। इनफैक्ट मैं कहूंगा कितने एक्सपेरिमेंट करे हमने। आप जो आज फेयर वैल्यू बना देते हो, आप जो इंडस्ट्री जो समझ रहे हो, हमको ये सब पता ही नहीं चलता था। अरे 5-5 साल बीते होंगे एक एक स्ट्रेटेजी पे, और फिर वो स्ट्रेटेजी के बाद नुकसान, राइट। तो ये जो आपके पास नॉलेज है, मैं कहूंगा अनमोल हीरे है आपके खजाने में। अभी खजाना मतलब आपके दिमाग में अभी जो आपके पास जो नॉलेज इकट्ठा हुआ है पिछले 4-5 महीने से, इसको कम ना आकिएगा, इसको यूज कीजिएगा, बहुत काम लगेगा। एक ही चीज की कमी है दोस्तों अभी, और वो है अनुभव की। अब इसमें धीमे धीमे अनुभव ऐड होता जाएगा और आपको सब पुरानी चीजें याद आएगी, अरे यार हाँ मैंने ये सीखा था, है ना। जब जब मुश्किलें आएगी आपको याद आएगा, अरे ये चैप्टर में हमने ये सीखा था, इसको इधर इस्तेमाल करना है, बराबर ना। हर एक टूल्स काम लगेंगे दोस्तों, राइट। तो एक्सपेक्ट व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट, उल्टा एक्सपेक्ट करेंगे डिमोटिवेट होंगे, बराबर है दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपना अपना डेटा एकदम बढ़िया पोर्टफोलियो का बना ले यहाँ पे, राइट। क्योंकि हम जिंदगी भर दूसरों को कॉपी करेंगे, हमारा काम कभी नहीं बनेगा। हमको खुद को एक रोल मॉडल बनना है, लोग आपके पोर्टफोलियो को कॉपी करने की। एंड लेट मी टेल यू, आप अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक कीजिएगा दोस्तों, आप 80% म्यूचुअल फंड को बीट करोगे। ये डायरी में लिख दो मेरी बात। खाली आपको अपने आप पे क्या कंट्रोल करना है, क्या कंट्रोल, स्पेकुलेशन नहीं करना, राइट। अगर आपने ये नहीं किया, स्पेकुलेशन नहीं किया, तो आप ज्यादातर म्यूचुअल फंड को बीट करोगे और आपका रिजल्ट एकदम बढ़िया रहेगा दोस्तों। आने वाले 10-15 सालों में हम भारत में से बहुत से एग्जाम्पल देखने वाले। अभी इंडिया में एग्जाम्पल ही नहीं है जिनको हम बोल सके कि इन्होंने जबरदस्त पैसा कमाया शेयर बाजार में, क्योंकि अभी तो इंडिया चलना चालू नहीं। दिस इज द बिगनिंग। ये जो 2 दशक है, इसमें बहुत अलग 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 शहरों से बड़े बड़े निवेशक बाहर आने वाले, जरूर उनमें आपका नाम आना चाहिए। खुद पे भरोसा रखना है, किसी और पे नहीं, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही दोस्तों मैं आज का सेशन खत्म करना चाहूंगा। यस, आपका पोर्टफोलियो आपने बनाया, ये आपका लास्ट सेशन था, और फिर भी कुछ चीजें कल अपडेट होगी। सॉरी कल नहीं होगी, हाँ, क्योंकि कल मेरा अभी अक्टूबर बैच का अपडेट करना बाकी है। कल मैं पहले अक्टूबर बैच अपडेट करूंगा, परसों में आपका डेटा अपडेट करूंगा। आप लोगों को जितना आपने मेहनत किया ना पिछले 5 महीने में, सब डेटा डाउनलोड कर देना है पहले तो आपके लैपटॉप पे। सब ले लो डेटा आपके पास, राइट। लॉगिन तो आपका रहने ही वाला है, फिर भी आपके पास रखो, बराबर। कल किसी से कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ डिलीट हो गया, क्यों रिस्क लेने का, राइट। सब डेटा ले लो, शांति से देखो जो जो चीज आपने देखी। और अगले हफ्ते गुरुवार हम लास्ट थर्सडे मिलने वाले हैं दोस्तों। तो ये गुरुवार हमारा आखिरी दिन है कॉलेज का, फिर कॉलेज अपना बंद हो जाएगा, बराबर।
आप अपने घर को जाओगे। तो लास्ट थर्सडे, नेक्स्ट थर्सडे इज योर लास्ट थर्सडे। मैं कुछ अच्छे अनुभवी स्टूडेंट को भी बुलाने का प्रयत्न करूंगा, जो अगले गुरुवार को आके आपके साथ बातचीत करेंगे, अपना अनुभव शेयर करेंगे, उन्होंने क्या किया, उनको फायदा हुआ, उन्होंने क्या किया तो नुकसान हुआ, ताकि वो भी आपको पता चले, वो हम ना करें। हम ये बातें उन लोगों के साथ दोस्तों शेयर करें। तो लास्ट थर्सडे है अगला गुरुवार, हम वापस से सब लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करके इस बैच को क्लोज करेंगे, राइट। और क्लोज का मतलब अब आप सीख चुके हो, अब आपकी जर्नी दोस्तों शुरू होने वाली। अब तक आपका लर्निंग मोड चल रहा था, बराबर है दोस्तों। सो नेक्स्ट वीक यस वी आर गोइंग टू मीट अगेन। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी एंड जय हिंद दोस्तों।